हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी के थ्रू प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसयू की 682 प्लस पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस बता दिया है, तो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। इसके अलावा दो इसमें जो ऑप्शनल होता है, मैथमेटिक्स और अर्थशास्त्र। तो इसके पहले हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का सिलेबस, यानी इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल सिलेबस है। और यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर पाइएगा इसके बाद से कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, अर्थशास्त्र या गणित। एक और चीज़ कन्फ्यूजन जो है कि जिनका सब्जेक्ट मैथ है वो क्या ऑप्शनल में अर्थशास्त्र ले सकते हैं, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बताया आपको ग्रुप ए और ग्रुप में दो सब्जेक्ट होंगे। एक होगा सामान्य अध्ययन, 100 प्रश्नों का होगा, 200 अंक होंगे इसके, प्रत्येक के 2 अंक, और 1/4 नेगेटिव है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। ग्रुप बी में आपको गणित या अर्थशास्त्र, ये दो ही, अभी ये जो वाणिज्य है इसको हटा दिया गया है, सांख्यिकी है, इसका भी अभी ऑप्शन नहीं है, अभी दो ही ऑप्शन है, अर्थशास्त्र या गणित। तो गणित का हमने सिलेबस देखा, अब अर्थशास्त्र का हम लोग देखेंगे, स्नातक स्तरीय सिलेबस इसका होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रूफ इस पर सेल चल रहा है, फ्यूचर ऑफिसर सेल एंड यू आर द नेक्स्ट ऑफिसर। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 6 से 99 नहीं, बल्कि आपको 6 से 15 में ही 1 ईयर के लिए आपको ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। तो सिलेक्शन पाइए और फुल रिफंड लेकर के जाइए। तो इसी के साथ इसको परचेज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो लेते हैं, यानी टॉपिक वाइज, और फिर इसको हम लोग एलेबोरेट भी करेंगे, यानी सभी टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं इसको देखेंगे। और आप सबका रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश में भी ज़रूर बताइएगा, तो यहाँ पे हमने आपको जो मेन टॉपिक्स है उसको भी इंग्लिश में ही लिख लिया है और हिंदी में बताते चलेंगे इसको, ठीक है। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले तो इंट्रो होगा, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको सब्जेक्ट मैटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझना होगा। आगे हम लोग बात भी करेंगे कौन सा बुक आप रेफरेंस कर सकते हैं, और मैं आपको आगे और बताऊंगा इसमें कैसे तैयारी करना है। देखिए, सेकंड टॉपिक है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो उसको आगे हम लोग अभी डील करेंगे। पहले ब्रीफली आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद होगा इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आर्थिक संरचना, यानी भारत के आर्थिक विकास, आर्थिक नीति, ये सारी चीज़ों को इसमें आपको देखना होगा। इसके बाद आपको है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का है एक मुद्रास्फीति, यानी महंगाई दर, जो महंगाई बढ़ जाती है। डिफ्लेशन है यानी अपस्फीति, इसको दूसरी भाषा में मंदी भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, इसमें आपको प्लानिंग यानी योजना, जैसे कि आज़ादी के बाद से भारत कैसे विकसित हो, उद्योग धंधा कैसे विकसित हो, कृषि में कैसे विकास हो, इन सारी चीज़ों के लिए 5-5 साल की प्लानिंग बनती थी। हालांकि बीच में कई बार इसको ड्रॉप भी करना पड़ा, और अंततः जब एनडीए की गवर्नमेंट 2014 के बाद आई तो नीति आयोग का गठन किया गया, यानी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। उसके बाद से देखिएगा तो बैंकिंग सिस्टम, कई सारे बैंक आए और उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, कई सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए, और इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब इसमें आपका IMF आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको इसमें अध्ययन करना रहेगा, उनका कार्य क्या है, उनका क्या प्रभाव है, उनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। उसके बाद से देखिएगा टैक्स। अब देखिए, टैक्स में आपको जैसे कि GST है, 1 जुलाई 2017 से अपने भारत में GST लागू हुआ, और GST एक प्रकार का कौन सा कर है, तो ये है आपका अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष इसलिए है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में थोड़ा सा मैं आपको अंतर बताता हूँ। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। तो GST जो है वो आपका इनडायरेक्ट है, और वो कैसे है, मान के चलिए आप एक बिस्किट का पॉकेट खरीदने जा रहे हैं दुकान पे, तो बिस्किट जब उत्पादन होता है तो सरकार अपना टैक्स उस पर लगाती है, और वो टैक्स कंपनी पे लगाती है। लेकिन कंपनी क्या करता है कि जो आपको बिस्किट बेच रहा है उसी में टैक्स को जोड़ देता है। आप देखिए कि जब भी खरीदेंगे तो उसमें रहेगा इंक्लूडेड इतना % टैक्स। तो यानी कि टैक्स तो लगा कंपनी पे, लेकिन पे करना पड़ा आपको, ग्राहक को।
यानी कि लगा था किसी और पे किया किसी और ने, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। एक होता है डायरेक्ट, जैसे कि आप जॉब करेंगे तो देखिएगा आपका जब इनकम टैक्स TDS कटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आप अर्निंग किए हैं और आप ही पे टैक्स लगा और आप ही को ही पे करना है, यानी आप ही खाते से कट जाएगा, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। आगे और हम लोग डिटेल्स में इसको जानेंगे। अब देखिएगा इस पे है डिमांड एंड इनएलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग और मांग लोच, ठीक है। BOP एंड BOD, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए BOP है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और ये है BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि भुगतान संतुलन, और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार संतुलन, ठीक है। इसके बाद से देखिए मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके बाद से आपको बजट दिखना है, मिसलेनियस पॉवर्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो स्टॉक मार्केट भी आपको देखना है। अब सारी चीज़ों को हम लोग और ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। इसको तो हमने देख लिया, अब इसको एलिब्रेट कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को कि कहाँ से कितने पूछे जाएंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग हालांकि जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा कैसे होता है स्टॉक मार्केट में। आगे मैं बताऊंगा आपको कि सेल्फ स्टडी में कैसे क्या करना है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, करंट अफेयर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एलिब्रेट करके देख रहे हैं। जैसे आपको क्या पढ़ना होगा, नेशनल इनकम में तो राष्ट्रीय आय पढ़ना होगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ पढ़नी होंगी, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे है, विधि उसका, जैसे इंडिया में कितनी विधियां हैं तो वो सब चीज़ आपको देखना होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार निर्धारक तत्व, रोजगार सिद्धांत, ये आपको देखना होगा। उसके बाद से अगर आते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो इसी में मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं। तो जैसे मुद्रा की अवधारणा, उसका कार्य, मुद्रा आपूर्ति मांग, यानी कि व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक जैसे कि RBI, मुद्रा के अर्थ का निर्धारण एवं माप, मुद्रा क्या माप है, मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति का प्रभाव यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को भी यहाँ पर शामिल कर लीजिए, अपस्फीति को छूट गया है, ठीक है। उसके बाद से राजस्व जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, सार्वजनिक आय के साधन क्या है, करों के प्रकार, कितने प्रकार कर हैं, जैसे GST हो गया आपका। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, देखिए अभी क्या है कि इंडिया न्यू इनकम टैक्स बिल लाने वाली है, और वह ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अभी भारत में बात करें तो 1961 का इनकम टैक्स बिल प्रेजेंटली वर्क कर रहा है, 1961 एक्ट। लेकिन अब क्या है कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अभी जैसे देखेंगे कि वर्चुअल एसेट का प्रचलन बढ़ गया है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या अन्य देखेंगे, तो उन पे अभी तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। हालांकि अलग से टैक्स लगाया गया है, लेकिन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि ये नए चीज़ें हैं। तो इनकम टैक्स न्यू बिल यहाँ पे 31 सदस्य जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, चूँकि 13 फरवरी को ही ये बिल पेश किया गया है, लेकिन अभी इसकी जांच चलेगी कि इसमें कौन कौन से रूल लागू होने चाहिए, क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि जैसे वर्चुअल एसेट इसमें फोकस में रहेगा, इसके अलावा दान को भी और स्पष्ट किया जाएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लेते हैं दान के थ्रू, तो इसको भी और स्पष्ट किया जाएगा। NGO पे थोड़ा सा नकेल कसा जाएगा, NGO भी हेर फेर करते हैं ब्लैक मनी की। कानून को और सरल बनाया जाएगा ताकि लोगों को समझ में आ सके। स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कानून में प्रावधान किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं विजेंद्र पांडा बनाए गए हैं, इनकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय MP इसकी जांच करेगी। उसके बाद इस बिल को आगे पेश किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा साधनों के करों का प्रकार हो गया, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण हो गया, एवं सिद्धांत सार्वजनिक ऋण हो गया, बजट घाटे के विभिन्न रूप हो गए। उसके बाद देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर देख लें तो देखिए तुलनात्मक लागत एवं हेक्सचर ओलिन सिद्धांत पढ़ना होगा। मुक्त व्यापार में मतलब होता है कि फ्री ट्रेड, मतलब कोई उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। भुगतान संतुलन एवं समायोजन प्रक्रिया, विदेशी विनिमय निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, उपयोगिता विश्लेषण एवं मांग का नियम, मांग की लोच क्या है, अधिमान वक्र विश्लेषण, उपभोक्ता संतुलन, उत्पादन फलन, विश्लेषण एवं प्रतिफल के नियम, लागत एवं आगम फलन, प्रतिफलन, विभिन्न बाजार परिस्थितियों में फर्म का संतुलन। इसके बाद से देखिएगा तो उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याण की अवधारणा,
परेटो अनुकूलतम। अब देखिए परेटो अनुकूलतम क्या है, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका था कि अगर अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतियोगिता बढ़ती है, तो अगर किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए उनकी स्थिति को अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो इसको ये पॉजिटिव मानते थे और इसी को परेटो अनुकूलतम बोला जाता है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, जिससे कि समृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं उसका मापन, जैसे कि हैरड डोमर वृद्धि से समृद्धि इनका माप मॉडल है। समृद्धि के स्रोत हो गया जनसंख्या, उत्पादकता, मानव संसाधन, विकास, तकनीकी प्रगति एवं पूंजी, विकास के उपागम, प्रबल प्रयास सिद्धांत, आर्थिक असमानता का माप। अभी देखिएगा इंडिया में तो कई लोग इतना धनिक है और कई लोग इतना न गरीब हैं, काफ़ी अंतर होता है, तो इन चीज़ों का मापन। इसके बाद से देखिएगा तो विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अब जैसे कि इंडिया कितना विकसित है दूसरे देश की तुलना में, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करनी रहेंगी। अब भारत के संदर्भ में देख लें तो देखिए भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति 2011 की जनगणना आपको देखना होगा। जैसे 2011 की जनगणना की बात करें तो ये 15वें क्रम का था, हालांकि 10 के आधार पर देखें तो 14वें क्रम का था, लेकिन आज़ाद भारत के पास देखें तो ये 7वें क्रम का था, क्योंकि मेयो के काल में 1872 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1881 से इसका 10 के आधार पे रिपन के कार्यकाल में लगातार इसका आयोजन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय, बचत तथा निवेश की संरचना, बेरोजगारी की समस्या कारण तथा निवारण, निर्धनता की सीमा का मापन, भारत में आर्थिक नियोजन, जैसे कि देखिएगा पंचवर्षीय योजना हो गया, राजनीति लक्षण तथा सफलताएं, कौन कौन सी योजना सफल रही, कौन विफल रही, कृषि तथा उद्योग नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण। अब देखिएगा 1992 का दौर था, उस समय भारत में कठिन परिस्थिति आ चुकी थी और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण, इसको बोला जाता है LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसको लागू किया उन्होंने और अर्थव्यवस्था फिर अपनी आगे बढ़ती चली गई। वैश्वीकरण, राजकोषीय घाटा, मौद्रिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों में परिवर्तन और उसका प्रभाव, तो ये सारे सिलेबस हैं आपको। अब कौन सा बुक फॉलो करना है आपको वही हम लोग बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको निफ्टी 50, ये किसका है, तो NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका ये इंडेक्स है। तो आपसे पूछ देगा कि अगर NSE का इंडेक्स कौन है, तो निफ्टी 50 है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ये सेंसेक्स आपको इंडेक्स दिख रहा है, ये है किसका, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। जबकि NSE की बात करें तो 1992 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन ऑपरेशनल हुआ था 1994 से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी होगी। हालांकि कई लोग शेयर मार्केट से जुड़े होंगे तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जानते होंगे और वो काफ़ी है आपको अपना एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए सारी चीज़ें तो हो गई, सिलेबस हो गई आपकी। अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, वहाँ से क्या होगा कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। दृष्टि का क्विक बुक जरूर रख लीजिए और इसके बाद से करंट अफेयर आपको खुद से करनी होंगी। हालांकि मैं भी आपको अलग से करंट अफेयर्स का कराता रहूँगा। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि इस चैनल से तो जुड़ना ही है, साथ ही साथ ये अपनी दूसरी चैनल है जो द बिहार एस्पिरेंट के नाम से है, इसको आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको, और आने वाले समय में आप सबका अगर अधिक अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे बेसिक चीज़ क्लियर करवा दें यहाँ से। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा इसको। तो पहली चीज़ होगी कि क्विक बुक को आप लोग ले लीजिए, चैनल से दोनों चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे दोनों पे कराई जाएगी क्वेश्चन। और तीसरी चीज़ कि आपको एक प्रतियोगिता दर्पण में अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स का, तो उसको ज़रूर ले लीजिएगा। पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके पास समय रहेगा तो आप TGT PGT जो इसका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन अलग अलग अपना निकालते हैं, तो किसी भी पब्लिकेशन का आप लेकर तैयारी उसका कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको मैथ लेना चाहिए इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है या आप काफ़ी दिन हो गए मैथ पढ़े हुए तो आप छोड़ दीजिए। अगर अच्छा भी है तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगेगा आपको डीलिंग करने में और एग्ज़ाम में समय लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार है तो आप उस समय रहते हुए आप उसकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इकोनॉमिक्स से चूज़ कीजिएगा और
एक और सवाल कि जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है तो क्या वो ले सकते हैं इकोनॉमिक्स? क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपका मैथ स्ट्रीम रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स रहा हो, चाहे स्टैटिक्स रहा हो, आप इजीली इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं। तो अब तक का ये अपडेट है। अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल पे जुड़ जाइए, और जो भी अपडेट होगी फिर आपके साथ मिलेंगे, और इसकी सीरीज हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।